तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखे थे। इसका जो वैल्यू था वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकाले थे, जिसमें पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी आपका बाद में उसको डिफाइन करके आया था। ठीक है, कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को उसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं और उसको बड़ा वाला एम से डिनोट करते हैं। यहाँ बड़ा वाला एम जो आपका है वो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, वो आपका मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन भी कहेंगे। ठीक है, इसको वेक्टर एम बड़ा वाला एम से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटाइजेशन को एम से ही डिनोट करके हम लोग अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। मैग्नेटाइजेशन is sometimes denoted as magnetization and is written as बड़ा M। ठीक है, बड़ा एम से ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटाइजेशन है। कभी कभी हम इससे बड़ा वाला एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देन वी नो दैट मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग वेक्टर के रूप में भी डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इस तरफ से भी हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन जो आपका है वो एक्चुअली किसका प्रॉपर्टीज है, ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जो उसमें मैग्नेटाइजेशन वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। अच्छा, वो क्यों आता है, उसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर कारण होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटाइजेशन का, वो प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं दिस property of magnetization comes in any material due to some external फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इसमें ये प्रॉपर्टी आ रहा है, ये प्रॉपर्टी उसमें पैदा हो रहा है, ये प्रॉपर्टी अपने आप नया तरीका से आ रहा है, पहले नहीं था, बाद में आ रहा है किसी चीज के कारण। ठीक है, दिस मैग्नेटाइजेशन is actually the magnetic moment induced इसे ब्रैकेट में लिख देंगे बाय द एक्सटर्नल फैक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या है एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन, ये कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो उस मटेरियल में पैदा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम,
वो इसका वैल्यू है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेते हैं वी नो, हम लोग ले लेते हैं एज वी नो that a solenoid having n turns per unit length and current I is flowing in that solenoid, then the magnetic field inside the solenoid will be, क्या होगा, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अभी के केस में क्या करते हैं कि हम एक सोलेनॉइड को ले रहे हैं, सोलेनॉइड जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका क्या है, एन है, ठीक है, और आई करंट उस सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा है, यानी सोलेनॉइड जो आपका है, करंट आई यहां से जा रहा है, आई यहां से निकल रहा है, और इसमें जो टर्न्स है तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो सोलेनॉइड में हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, छोटा n है, ठीक है। अब क्या है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते थे सोलेनॉइड के अंदर में, सोलेनॉइड के सेंटर में, उसका जो वैल्यू है वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर साइड में, ये जो B का जो वैल्यू है, B नॉट का वैल्यू, B बोलिए चाहे B नॉट बोलिए, तो ये B का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा, ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसका वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, इसका वैल्यू आप लोगों को पता है। एन का वैल्यू डालिए, आई का वैल्यू डालिए, तो अब सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसके करंट फ्लो के कारण उसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ठीक है, समझ बात आ रहा है। वेयर म्यू नॉट क्या है, इसको क्या करना, इसका नाम याद रखिएगा सब, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। और एन और आई का तो वैल्यू बता ही दिए हैं, लिखना चाहिए तो यहां लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई करंट इन सोलेनॉइड। इतना तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, आई करंट फ्लो होने के कारण, वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कहानी यहां पे ये है ना कि हम लोग क्या करेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर में किसी मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक रॉड के फॉर्म में कोई मटेरियल हो सकता है, ठीक है, उस रॉड के फॉर्म में मटेरियल को क्या करेंगे, इसके जो सोलेनॉइड के अंदर जो पूरा बना हुआ है होल, उसमें हम लोग एक मटेरियल को, रॉड को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको इंसर्ट करने से बहुत सारा इफेक्ट मिलता है। परमानेंट जो मैग्नेट आपका बनता है ना, जिसको हम लोग साउंड में, ऑडियो में यूज करते हैं, हर जगह यूज होता है मैग्नेट का, तो उस मैग्नेट को बनाया इसी तरीका से जाता है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, हम लोग ये तो मैग्नेट बन गया परमानेंट मैग्नेट, कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा चीज है जिसमें हमको बहुत हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हाई पावर का, जैसा देखिए परमानेंट मैग्नेट आप ले लीजिएगा ना, तो उतना पावरफुल मैग्नेट आपका वो नहीं बनेगा। ठीक है। आपको बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आपको मान लीजिए कि 200 किलो 2-2000 किलो का आपको क्या करना है, सामान को उठाना है। ठीक है। तो ऐसा भारी आपको क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए, चुंबक चाहिए आपको। अब वो चुंबक आपका ये तो नहीं दे सकता है परमानेंट मैग्नेट, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है ना, उसमें भी हम एक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं और बाद उसको निकाल लेते हैं, फिर जब जरूरत पड़ता है तो फिर लगा लेते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट को निकालेंगे तो हमेशा के लिए यूज हो गया वो, ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट में यूज होते रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाएंगे तो एक मटेरियल डालेंगे जरूरत के हिसाब से, फिर निकाल लेंगे, फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर निकाल लेंगे उसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता क्या है कि देखिए, ये जो आपका सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, और जो मटेरियल डालिएगा तब मैग्नेटिक फील्ड उसका देखिएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हजारों गुना बढ़ चुका है। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो हाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। तो अभी के लिए ये समझिए कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर में, उसका वैल्यू इस फॉर्मूला से हम लोग देते थे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस वी insert a material inside the solenoid। ठीक है, मटेरियल के अंदर में हम क्या करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर में क्या करते हैं, एक मटेरियल को हम लोग डालते हैं। देन the net magnetic field inside the solenoid will be the vector sum। अब वेक्टर सम क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलावा डायरेक्शन भी है। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बना देगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसको वेक्टोरली ही ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 5 केजी जोड़े टोटल मिलाकर 10 केजी हो गया। ऐसा नहीं होगा कि 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दिए तो टोटल 10 टेस्ला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन हम लोग को कंसीडर करना ही पड़ेगा। डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो हम लोग का आंसर गलत निकलने रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन को भी ध्यान रखना, इसलिए हम लोग वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं इनसाइड विद वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड P नॉट। देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बी, इसको बी लिख देते हैं। बी विल बी द वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बी नॉट। ठीक है, अच्छा इसको वेक्टर के रूप में कर देते हैं, इसको वेक्टर के रूप में कर देते हैं बी नॉट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन दैट मटीरियल due to
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। ये एक सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उस मटेरियल के अंदर में, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको बी लिख दिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख देते हैं बीएम। ठीक है, समझ में बात आ रहा है? देखिए, हम पहले में क्या बताया था कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का बात कर रहे थे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? उस मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसी फैक्टर के कारण, उसी मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू हम लोग लिखे थे। समझ में बात आ रहा है? तो ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर था ना, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे था, वो कौन यहाँ पे काम करेगा? एक्सटर्नल फैक्टर का सोलेनोइड काम करेगा। और ये सोलेनोइड क्या करेगा? इसमें मैग्नेटाइजेशन ले आएगा। ठीक है, यानी कि यदि हम एक सोलेनोइड ले रहे हैं, ये सोलेनोइड ले रहे हैं, तो इसमें जो है, अच्छा इसमें करंट तो है ही, और इसमें एक मटेरियल भी है। ठीक है, तो मटेरियल का जो, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन जो होगा, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसके कारण बीएम। अच्छा, ये जो सोलेनोइड के कारण था, उसको क्या कह रहे हैं? बी नॉट। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यही ना नेट हो जाएगा बी नॉट प्लस बीएम। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन दैट मटेरियल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो इसको बीएम हम लोग कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए एक चीज और, ये जो बी है आपका, वो इसके अंदर में है। देखिए, इसके अंदर में सिर्फ इसके कारण नहीं है, इस सोलेनोइड के कारण भी है और इस मटेरियल के कारण भी है। यानी कि बी जो है आपका नेट वैल्यू है, डी का वैल्यू बी नॉट प्लस बीएम। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब देखिए, वी हैव नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट। बी नॉट किसके कारण? आपका सोलेनोइड के कारण। और बीएम किसके कारण? मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल के कारण, इसलिए बीएम लिखे हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, देखिए, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपका है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसीलिए हम लोग सिर्फ मैग्नेटाइजेशन यूज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्यों आपका कंफ्यूजन है? क्योंकि अभी हम लोग मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी लेने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आपको सेम रख सकता है, इसी कारण से हम लोग उसको सिर्फ मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, जिसको हम लोग बीएम से डिनोट कर रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको बीएम से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन Bm is equal to म्यू नॉट m। ठीक है, ये m क्या था? मैग्नेटाइजेशन, यही ना मैग्नेटाइजेशन था। इसको वेक्टर के रूप में लिखिए, वहां भी लिखे होंगे उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिएगा जहां नीचे में लिखे थे। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में वेक्टोरली हम ऐड कर रहे हैं, तो bm का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट वेक्टर m। ठीक है, म्यू नॉट वेक्टर m हो जाएगा, वेयर
हम लोग वेक्टर एम तो अभी पढ़ ही चुके हैं, वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन क्यों आ रहा है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो है वो आ रहा है। इसका वैल्यू Bm इक्वल टू म्यू नॉट एम हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या हो गया, नाउ वेक्टर B इज इक्वल टू B नॉट प्लस म्यू नॉट एम, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस म्यू नॉट एम वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण वाला है, ये सोलेनॉइड के कारण वाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण वाला है, ये नेट वाला है। और ये म्यू नॉट एम किसके कारण वाला है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है उसके कारण वाला है, ठीक है। तो ऐसा इसको लिख दिए। तो हम लोग इसको करते हैं बी नॉट बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एम बाई म्यू नॉट, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर H, बी नॉट बाई म्यू नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर H इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर H है ये भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, एक तरह का मैग्नेटाइजेशन वाला चीज है। क्यों मैग्नेटाइजेशन वाला चीज है, देखिए इधर तो एम मैग्नेटाइजेशन वाला चीज है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों था, मटेरियल के कारण। तो ये जो सोलेनॉइड के कारण जो आ रहा है ना, उस सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, तो उसका ये वैल्यू है वेक्टर H, ठीक है। तो इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहेंगे, इसको मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, इसको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। सो वी हैव कम टू a given equation where B naught by mu naught is क्या है, is magnetization by the external magnetic field will be called as magnetization intensity, ठीक है। तो इसको हम लोग H को क्या कहेंगे, इज इक्वल टू H is magnetization by the external field will be called as magnetization intensity। तो ये चीज आपका क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बनेगा, इसीलिए मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए हम लोग एम को है ना इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन वहां पे नहीं बोलते, इसको सिर्फ मैग्नेटाइजेशन इसीलिए बोलते थे। इसको इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, और इसको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोलते हैं, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसको सिर्फ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं एम से, और इसको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के नाम से हम लोग इसको बोलेंगे। यानी वेक्टर H जो आपका हो जाएगा
वो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो है वो किसका है, वो एक्सटर्नल फील्ड का। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड कौन है, वो आपका क्या है, सोलेनोइड है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे सोलेनोइड है और उसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन बन रहा है उसको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। अब हम लोग आगे लिखते हैं, नाउ वी हैव वेक्टर b by mu naught is equal to वेक्टर h plus वेक्टर m। so वेक्टर b is equal to mu naught वेक्टर h plus वेक्टर, ये बात समझ में आ रहा है। वेक्टर b is equal to mu naught वेक्टर h plus वेक्टर m करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ये जो m का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या है, वो मटेरियल के अंदर में इंड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटाइजेशन है ना, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उसके मटेरियल के अंदर में जो रॉड घुसाए हैं सोलेनोइड में, उसमें जो मैग्नेटाइजेशन वाला प्रॉपर्टी आ रहा है वही वाला m का वैल्यू है। तो ये है कि इस m का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बारे में ये बोल रहा है। यानी कि m का जो वैल्यू है जो मटेरियल के अंदर में, देखिए इसको बनाते हैं फिगर, समझिए इसको। ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल के अंदर में जो वैल्यू आया है m मैग्नेटाइजेशन वाला, और ये जो सोलेनोइड है वो उसका जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू क्या है, h है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन वाला जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है इस h के वैल्यू के घटने बढ़ने से। तो इसमें तो बहुत कॉमन बात है, वैसे भी आपका जो मैग्नेटाइजेशन आ रहा है वो तो एक्सटर्नल ही फील्ड के कारण आ रहा है ना, यानी कि इसके घटने बढ़ने से तो इस पे इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि जो ये m का वैल्यू है वो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके घटने से ये भी घटेगा, उसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, here the magnetization value m depends upon magnetic intensity h, magnetic intensity h। Therefore m is equal to xh। ठीक है, m is equal to क्या हो जाएगा, xh। तो ये जो आपका है यहां पे जो x पे ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा, यहां जो x है, वेयर x is called the magnetic सस्केप्टिबिलिटी, इसको मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो x का जो वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक चीज गौर कीजिए कि इस मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू है, यदि x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो जिधर h का डायरेक्शन रहेगा उधर ही m का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉजिटिव है, जिधर h का डायरेक्शन है उधर ही m का डायरेक्शन रहेगा, यानी कि किसमें, फेरोमैग्नेटिज्म में और पैरामैग्नेटिज्म में। ठीक है, यानी x का वैल्यू उसमें पॉजिटिव होगा
ठीक है। अच्छा, डाई मैग्नेटिज्म में क्या देखे थे, जिधर साइड में मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके अपोजिट साइड में मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। किसमें किसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है, तो इस चीज को यहां तक लिखिए। ठीक है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज का आपका वैल्यू लिखना है, उसका वैल्यू हम लिख देते हैं, टेबल है। एक टेबल लिख देते हैं एक्स का आपको। ठीक है, ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का जो वैल्यू है ना, वो किन चीज पे पता डिपेंड करता है, मतलब क्या क्या इसका वैल्यू होता है कुछ मटेरियल के लिए, पैरामैग्नेटिज्म के लिए और डाईमैग्नेटिज्म के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल लिख देंगे। ठीक है, डाईमैग्नेटिज्म में जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, और पैरामैग्नेटिज्म में जो भी होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। यहां तक इसको रहने देते हैं। चलिए उसके बाद ये जो वैल्यू है डाई मैग्नेटिक का लिख देते हैं, डायमैग्नेटिक। कौन सा डायमैग्नेटिक मटेरियल है और उसका एक्स का वैल्यू। ठीक है, और एक इधर लिखते हैं पैरामैग्नेटिक, और उसका एक्स का वैल्यू। ठीक है, दो तीन जो सिर्फ लिखेंगे, तीन चार आप बाकी किताब में पढ़ सकते हैं पूरा लिस्ट को। हम यहाँ पर सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखेंगे। बिस्मथ, इसका एक्स का वैल्यू, -1.66 into 10 to the power -5 copper diamond gold, copper diamond -9.8 into 10 to the power -6 -2.2 into 10 to the power -5 -3.6 into 10 to the power -5। पैरामैग्नेटिक के लिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो कौन कौन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं क्या क्या और है, सबका वैल्यू नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं लेड, उसके गोल्ड, उसके बाद लेड मरकरी, लेड मरकरी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी समझते हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सिल्वर और सिलिकॉन, सिल्वर सिलिकॉन, ये सब आपका क्या हो गया, डाईमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। सबका वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा। एल्यूमिनियम 2.3 into 10 to the power -5, कैल्शियम 1.9 into 10 to the power -5, क्रोमियम
0.7 इंटू फिर लिथियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन एसटीपी पे, प्लैटिनम टंगस्टोन। ठीक है, तो ये सब आपका जो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, थोड़ा सा एनालाइज किया जाए क्या है इसमें। तो मान लीजिए बिस्मथ का रॉड डाल दीजिएगा इसके अंदर में, किसके अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर में। तो इसका जो आपका x का वैल्यू नेगेटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव, यानी कि जो m जो बनेगा मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर में वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ठीक है, किसी में भी ये सब जो भी मटेरियल का रॉड हम डालेंगे सोलेनॉइड के अंदर में, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अंदर में, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। ठीक है, उसी तरीका से ये सब क्या है, पॉजिटिव वाला केस है। तो इसको किसी भी टाइप का इसका मटेरियल डालेंगे, और ऑक्सीजन का तो रॉड ही डालेंगे कि हम बता रहे हैं कि ये भी एक तरह का पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, चैम्बर में सोलेनॉइड को रख दे जहां पे ऑक्सीजन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहे, तब तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकता है। ठीक है, वहां पे रॉड नहीं डाल सकते ऑक्सीजन का, तो जिसका रॉड डाला जा सकता है उसको हम लोग डालेंगे और उसका मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज हम लोग लिखते हैं इसको, और ये चीज यहाँ पे उतार दीजिएगा इस लिस्ट को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक दो लाइन, सो व्हेन डाईमैग्नेटिक मटेरियल is placed inside the solenoid, net magnetic field क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। m का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, डाईमैग्नेटिक। Similarly, if paramagnetic is placed, it will increase the magnetic field। ठीक है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो वैल्यू होता है ना बहुत ही कम होता है। देखना 10 to the power -5 और 6 के टर्म में है, उधर भी उसका 10 to the power -5 के टर्म में है, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज तो करेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ होगा ना घटने या बढ़ने का, वो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड में होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक लाइन लिखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंस द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सिंस द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, एक्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ना, एक्स वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ 10 to the power -5, so the increase or decrease in net magnetic moment due to diamagnetic and paramagnetic material is
1/10⁵ रेशियो, मतलब 10⁻1/10⁵ के रेशियो में ये घटे बढ़ेगा, यानी कि जो घट पड़ रहा है बहुत ही कम मात्रा में घट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए यहां तक। अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, और हम अब कहां में फिर से आ जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला ही टर्म याद है, यहीं पर हम मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का बात करना स्टार्ट किए थे। इसमें m का वैल्यू XH, हम बताए थे कि जो m का वैल्यू है वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी के कारण क्या होता है, घटता बढ़ता है। तो इसी को m का वैल्यू XH के बराबर हम लोग लिखे थे। ठीक है, तो यहां पे फिर से हम लोग अभी आने वाले हैं। चलिए इसको मिटाते हैं पूरा। As we have B is equal to mu naught H plus M, but M is equal to XH, so vector B is equal to mu naught H plus XH vector, यानी कि म्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू एच वेक्टर। देखिए बी का वैल्यू का आ गया म्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू एच। ठीक है, बहुत बार इसको ऐसे भी लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच वेक्टर, इसको लिख देंगे म्यू एच वेक्टर। ठीक है, ये एक फाइनल इक्वेशन मेरे पास आया, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एच क्या है, ये सोलेनॉइड के कारण, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो था उसका वैल्यू है एच, और ये जो एच का जो वैल्यू है उस पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं हेयर, जो ये जो म्यू जो हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे परमिएबिलिटी। हेयर म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी of the material। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, देखिए ये तो H था और इसका मटेरियल का अंदर M था, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया उसका वैल्यू कितना था, B, यही ना था नेट मैग्नेटिक फील्ड B। ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, H पे डिपेंड कर रहा है, B इज इक्वल टू म्यू H की जैसा, और ये जो वैल्यू है M वो भी डिपेंड कर रहा है H पे, एक्स H जैसा। ठीक है, इसमें म्यू क्या हो गया आपका, परमिएबिलिटी हो गया, और X क्या हो गया, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी हो गया। ठीक है, यानी कि ये H वाला चीज पे दो चीज डिपेंड कर रहा है, वो मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल के अंदर में हो रहा है वो, यानी कि M का वैल्यू, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो वाला वैल्यू, ये दोनों चीज H पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। अब इसमें हमको और भी बहुत सारा चीज देखना है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं हेयर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसको हम लोग कहेंगे 1 प्लस एक्स, इसको कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इसको कहेंगे,
म्यू आर को, एक्स क्या था, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, उसके साथ एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा, एक्स का जो वैल्यू था वो क्या था, उसका कोई यूनिट था क्या, हम ये नहीं बताया आपको। जहां पे लिखे हैं m इज इक्वल टू एक्स एच, यहां पे देखिए m का जो यूनिट होगा वही h का यूनिट होगा, ठीक है। m का यूनिट क्या होगा, हम लोग देखे एम्पेयर मीटर टू द पावर -1, तो h का भी यूनिट सेम हो गया, एम्पेयर मीटर टू द पावर -1, तो ये चीज क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। जहां पे वो लिखे थे उसको यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो यूनिटलेस हो गया, उसमें एक जोड़ेंगे तो वो भी यूनिटलेस, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यूनिटलेस। ये यूनिटलेस हो गया 1 प्लस एक्स का वैल्यू, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू नॉट क्या हो गया आपका, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। कितना सारा परमिएबिलिटी आ रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो देखिए म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसीलिए म्यू आर ऐसे लिखते हैं, इसीलिए रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर is equal to permeability of material by permeability of material क्या है, म्यू, और permeability of वैक्यूम, जिसको क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट। इसीलिए ना म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट आ गया था, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर हम लोग लिख लिए थे, यही ब्रांच यहां से आया है। सही बात आ रहा है आपको कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम का क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो यूनिट होगा, इसीलिए यूनिट ऑफ permeability of material is equal to unit of permeability of vacuum, ठीक है। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसका यूनिट अपना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है, परमिएबिलिटी का हम लोग बात यहाँ पे किए, और परमिएबिलिटी ऑफ म्यू आर का जो वैल्यू है उसको हम लोग 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स क्या होता है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। एक्स के अंदर में यहां पे लिख दीजिएगा मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, यानी कि इसका वैल्यू है एक्स वाला वैल्यू, ठीक है। एक उसके साथ जोड़ देंगे तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि यहां तक हम लोग क्या किए हैं। अब हम लोग कुछ डेटा लिख देते हैं, एक टेबल बनाएंगे, उसको हम लोग उतारते हैं। इस परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल को भी क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कभी कभी लिखा जाता है, इसको लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी इसको लिख सकते हैं, या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। इसको म्यू से डिनोट करना है। चलिए इसे मिटाते हैं, चलिए भर ही लिख देते हैं। फॉर डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1
स्मॉलर देन 0, ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का वैल्यू और डाई मैग्नेटिक के लिए। म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 1, म्यू स्मॉलर देन म्यू नॉट। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन ई, म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1 प्लस ई, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। चलिए फेरोमैग्नेटिक के लिए एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, म्यू आर भी ग्रेटर वेरी ग्रेटर देन 1 और म्यू का वैल्यू वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, where E is a small positive number, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए डाई मैग्नेटिक में पता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव, तो उसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में ही होगा। देखिए पैरामैग्नेटिक में ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन ई, ठीक है, ई को एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन वो आपका एक नहीं है, ठीक है, उससे हो सकता है बड़ा नंबर हो ई, ठीक है, और उससे एक्स आपका क्या होगा, कम होगा। अच्छा एक्स का वैल्यू जो फेरोमैग्नेटिक में हो बहुत ही ज्यादा होगा एक से। अच्छा म्यू आर में जो आपका वैल्यू होगा वो 1 प्लस एक्स होता है, तो इधर 1 प्लस एक्स करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 0 यानी कि 1, इधर 1 प्लस 0 1, इधर 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई लिख दिए हैं। और म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स करेंगे तो वो भी बोलो ग्रेटर देन 1, तो वही लिख दिए हैं इसमें। अच्छा ये जो म्यू का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन म्यू नॉट है आपका। म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है, तो म्यू बाई म्यू नॉट हम लोग कर देते हैं, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन, उस ऐसा करके आप कैलकुलेट कीजिए तो इसमें म्यू का वैल्यू आपका क्या होगा, स्मॉलर देन म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये म्यू आपका क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक, ये म्यू का वैल्यू आपका क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और म्यू नॉट क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो म्यू का वैल्यू स्मॉलर देन आपका म्यू नॉट आ रहा है, यहाँ पे म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट आएगा आपका, ठीक है, और वहां का जो म्यू का जो वैल्यू होगा वो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम से बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टेबल को यहाँ पे उतार देने का है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाएंगे। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं। A solenoid has a core of a material, has a core of a material with relative permeability 400. The winding of the solenoid are the winding of the
solenoid are insulated from the core, insulated from the core and carry a current of two ampere, full stop. If the number of turns is 1000 per meter, calculate K में आपको निकालने का है, H, B में M, C में B और D में क्या निकालने का है? The magnetization current IM, the magnetization current IM। चलिए इसको उतारिए तो पहले एक क्वेश्चन खाली पढ़ दे रहे हैं। A solenoid has a core of a material with relative permeability 400, full stop. The winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere, full stop. The number of turn is 1000 per meter, full stop. Calculate H, M, B and the magnetization current IM। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें जो सोलेनॉइड दिया हुआ है उसमें कोर का जो मटेरियल है उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ? द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400। अच्छा, रिलेटिव परमिएबिलिटी तो यूनिटलेस होता था, इसका खाली नंबर दिया हुआ रहेगा, तो ये 400 हो गया आपका। द बाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर। ठीक है, तो जो बाइंडिंग जो सोलेनॉइड का है उसको कोर से क्या किया गया है? इंसुलेटेड किया गया है, और उसका करंट जो आपका है वो कितना है? 2 एम्पियर। तो करंट जो आपका सोलेनॉइड में हो गया, करंट इन सोलेनॉइड जो हो गया उसका आई का वैल्यू, उसका वैल्यू 2 एम्पियर हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू है, यानी कि एन का वैल्यू वो क्या है? 1000। समझ में आ रहा है? तो हमको सबसे पहले क्या करना है? एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, एच का वैल्यू क्या हो गया? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू, एच का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो लोग लिखते हैं ए, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का जो वैल्यू होगा, देखिए H का जो वैल्यू होगा, मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये जो आपका है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके कारण आ रहा है? सोलेनॉइड के कारण आ रहा है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनॉइड,
मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनॉइड, जिसको बी नॉट से डिनोट करते थे, बाय म्यू नॉट का वैल्यू, यही ना होता था, बी नॉट बाय म्यू नॉट का वैल्यू एच का वैल्यू, सो एच का वैल्यू बी नॉट बाय म्यू नॉट। अच्छा बी नॉट क्या है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई इसका वैल्यू होता था बाय म्यू नॉट, इसका वैल्यू क्या आ गया एन आई। एन नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ है यानी कि 1000 और आई का वैल्यू 2 यानी क्या हो गया 2000। ठीक है, ये 2000 हो गया ना। अच्छा इसका यूनिट भी लिख दिया जाए, इसका यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और इसका यूनिट क्या होगा टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बी नॉट का वैल्यू टेस्ला, और टेस्ला मीटर 4.7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया एम्पेयर मीटर टू द पावर -1 इसका यूनिट हो गया, यानी कि 2000 एम्पेयर मीटर टू द पावर -1। और यही वाला यूनिट हम लोग के पास होता है, ये तो पहले से पता है, एम्पेयर मीटर टू द पावर -1, यानी कि पहला एच का वैल्यू आपका निकल गया। चलिए बात करते हैं अब हम एम का वैल्यू निकालने के। अब देखिए ये एम क्या है, द मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू व्हाट, ये एम का वैल्यू आपको निकालने का है। कैसे निकाला जाए एम का वैल्यू, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, यही ना होता है बी नॉट प्लस बी एम। अच्छा ये बी क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो बी आपका क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग, अच्छा पहले इसको ऐसे करते हैं बी बाय म्यू नॉट, बी नॉट बाय म्यू नॉट प्लस बी एम बाय म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा ये b बाई म्यू नॉट जो आपका हो जाएगा, अभी रहने देते हैं b का म्यू नॉट बाई म्यू नॉट को जो है हम लोग b नॉट बाई म्यू नॉट का वैल्यू तो आपका ये आ ही रहा है, तो ये b नॉट बाई म्यू नॉट का वैल्यू क्या आ गया h आ गया आपका, और बी एम बाई म्यू नॉट आपका है, तो बी एम बाई म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या निकाले थे m निकाले थे। ठीक है, ये होगा ना बी एम बाई म्यू नॉट का वैल्यू m हम निकाले थे। अच्छा अब देखिए b का जो वैल्यू होता है, b का जो वैल्यू होता है वो म्यू एच होता है, म्यू एच होता है ना, बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस एम। समझ में बात आ रहा है, हमको m निकालना है या उद्देश्य m रखना है। देखिए h का वैल्यू तो हम यहाँ से डाल देंगे, म्यू जो आपका है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का वैल्यू है ना, तो म्यू का जो वैल्यू है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, तो हमको ये पता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, ये पढ़े हैं ना, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस एम। तो ये म्यू नॉट कट गया, तो ये म्यू आर आ गया ना, म्यू आर इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस एम। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू आर -1 इंटू एच, और म्यू आर का वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू कितना है 400 -1, और एच का वैल्यू 2000 यानी कि 399 इंटू 2000। हाँ चलिए कैलकुलेट किया जाए,
ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁵ एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर मीटर टू द पावर -1। ठीक है, तो ये आपका एम का वैल्यू निकल गया। अच्छा, अभी हमको क्या निकालने का है, बी का वैल्यू निकालना है ना। तो बी का वैल्यू क्या था, चलिए बी का वैल्यू भी निकाल ही दिया जाए। तो पहला दूसरा वाला बी का मैग्नेटाइजर एम का वैल्यू निकल गया इतना। अच्छा, बी का वैल्यू निकालते हैं, सी, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू व्हाट। अब बी का जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू इंटू एच है। नेट मैग्नेटिक फील्ड भी तो एच पर डिपेंड करता था ना। अब म्यू क्या आपका होता था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट का वैल्यू पता ही है हमको क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और म्यू आर का वैल्यू 400, एच का वैल्यू निकाले है ना 2000। ये सब मिलाकर टेस्ला ही आना चाहिए। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। इसका वैल्यू आ रहा है 1 टेस्ला। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 टेस्ला। बी समझ में बात आ रहा है, बी का भी वैल्यू निकाल लिए। अब आ जा रहा है वैल्यू निकालने के लिए मैग्नेटाइजेशन करंट आईएम। डी क्या है आपका, मैग्नेटाइजेशन करंट आईएम, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन करंट आईएम का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग थोड़ा सोचें कि देखिए मैग्नेटाइजेशन करंट क्या बोल रहा है कि मैग्नेटाइजेशन, तो आप समझ में आ रहा था ना कि मैग्नेटाइजेशन क्या था। जो मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उत्पन्न हो रहा था, पैदा हो रहा था, वो वाला वैल्यू था जिसको बड़ा वाला एम से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन करंट भी उसी टाइप का होगा कुछ। ठीक है, आज उसको करंट के टर्म में लिया जाए तो मैग्नेटाइजेशन करंट को जो है एम को हम लोग किसके टर्म में ले लें, वो करंट के टर्म में ले लें, तो इसका वैल्यू हम वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं, हम लोग को पता है नेट मैग्नेटाइजेशन करंट एम जो है, अभी मान लीजिए कि हम जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जो मटेरियल है उसको हटा देते हैं। हाँ, तो इसका कहने का क्या मतलब है ना कि कोर जब रहेगा ना, मटेरियल जो सोलेनॉइड के अंदर जब मटेरियल रहेगा तो जो मैग्नेटाइजेशन जो बनेगा, यदि हम उसको हटा दें तो हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ही पावरफुल जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बन रहा था विद द हेल्प ऑफ दैट मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, तो उसके जगह पे हमको करंट ज्यादा देना पड़ेगा सोलेनॉइड में। समझ बात आ रहा है, और करंट ज्यादा देंगे तो वही वाला करंट को हम लोग मैग्नेटाइजेशन करेंगे, मैग्नेटाइजेशन करंट कहेंगे। तो हम इसे पहले लिख देते हैं, द मैग्नेटाइजेशन current is the current, एक्स्ट्रा करंट लिखते हैं, करंट तो पहले से है, is the extra current that should be given to solenoid to produce the
same magnetic field if the material inside the solenoid is removed। ठीक है, वो मटेरियल को रिमूव कर देंगे तब जो एक्स्ट्रा करंट देके उसको कॉम्पेंसेट करेंगे सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, वो वाला मैग्नेटाइजेशन करंट हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट का वैल्यू क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ये 1 टेस्ला है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट ये क्या था, एन आई प्लस मैग्नेटाइजेशन करंट आई एम, इसको आई एम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा बड़ा वाला पहले से लिखा हुआ है, इसको आई एम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। देखिए सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स तो एक्स्ट्रा करंट देंगे तभी नंबर ऑफ टर्न्स सेम ही रहेगा। करंट जो आपका पहले से जो जा रहा था 2 एम्पियर वाला, 2 ही एम्पियर करंट जा रहा है ना, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करंट देंगे तब है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बनेगा वो सेम बनेगा। इसका वैल्यू क्या लिखते थे, म्यू नॉट एन आई लिखते थे, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड मैग्नेटिक में करता था, तो म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम कर दिए, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें हम लिख देते हैं, इसको यहां ऊपर में हम कर रहे हैं। ठीक है, म्यू नॉट एन, अच्छा म्यू नॉट का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, इसको लिखा जाए म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम, ये बी का 1 टेस्ला का वैल्यू है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा इन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसका, तो पर यूनिट लेंथ कितना निकाला था भाई, 1000 दिया भी है, 1000 और आई का वैल्यू 2 और प्लस आई एम कितना इन्होंने देंगे, तो 2 प्लस आई एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा 1/4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 3, यानी 1/4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, तो ऊपर जाएगा तो +4। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। Zero 0.79 करेंगे, 7.9 इंटू 10 टू द पावर 2, -4, सही है मतलब 7.9, उसका वैल्यू आ रहा है 796 2 प्लस आई एम का वैल्यू, तो आई एम का वैल्यू कितना होगा 796 माइनस 2, यानी कि 794 एम्पेयर करंट का वैल्यू है ना, तो ये आई एम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सही आंसर है, इसको उतारिए। हम एक बार फिर से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा समझ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ जाते हैं फिर से। इस सोलेनॉइड दिया हुआ था, रिलेटिव परमिएबिलिटी 400, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू को 4 से डिनोट कर दिए। बाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर, कोर से उसका जो बाइंडिंग है वो इंसुलेटेड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा मटेरियल लगाया गया है कि उससे इंसुलेटेड हो गया है। प्लास्टिक कुछ होगा उसके ऊपर को हम लोग क्या किए हैं, सोलेनॉइड उस पर से लपेट दिए हैं। ठीक है,
और उसका करंट कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। यानी कि 2 एम्पियर करंट आएगा तो 2 एम्पियर करंट निकल जाएगा। हम एक चीज आपको समझा देते हैं कि ये जैसे कुछ कुछ टर्म आपको दिया हुआ रहता है। अब ये जो कोर है, कोर जो अंदर में है, इसी के चारों तरफ लपेटा हुआ है सोलेनॉइड, ठीक है। और वो है क्या है कि इसके और इसके बीच में जो आपका जो है ना क्या कहते हैं कि इंसुलेटेड है, यही लिखा रहा है कि इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर। इसका मतलब जो करंट इसमें जाएगा ना सोलेनॉइड में, तो ये करंट इस टाइप से है, इसमें गोल गोल घूम पे लगा हुआ है कि इसका करंट इसमें ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इंसुलेटेड टर्म दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो जो करंट आएगा वहां से ये करंट निकल जाएगा, ठीक है। यदि करंट ज्यादा तो बहुत दूसरा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो करंट हमको मटेरियल के अंदर करंट नहीं भेज देना है, ठीक है। तो वो मटेरियल अलग रहेगा, भले उसके ऊपर लपेटा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग वायर को क्या करेंगे कि वायर में कुछ कोटिंग होता है, सोलेनॉइड के वायर में कुछ कोटिंग कर देते हैं। अब कोटिंग करने के बाद हम उसको लपेटते हैं। तो इससे क्या होता है, करंट जो यहां से निकलेगा यही निकलेगा, ये कोई भी करंट बीच से निकल के कहीं पे जाएगा नहीं, भले किसी चीज पे भी वो लपेटा हुआ है। तो यहाँ पे कोई मटेरियल है उससे वो लपेटा हुआ है, जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या दिया हुआ है 400, ठीक है। अब देखिए अब आपका क्या है, द बाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। करंट इसमें क्या है 2 एम्पियर का करंट है। और नंबर ऑफ टर्न्स आपका कितना है 1000 पर मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 पर मीटर दिया हुआ है आपका, तो एन का वैल्यू भी 1000 हो गया। हमको एच, एम, बी और मैग्नेटिक करंट आई एम का वैल्यू निकालने का है। देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। अब देखिए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आपका है एच का वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आपका है वो क्या है, वो सोलेनॉइड वाला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। जैसे ही इंटेंसिटी टाइप का चीज आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड पर बाय म्यू नॉट का वैल्यू होता है, हम लोग म्यू नॉट से डिवाइड कर दिए थे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बाय म्यू नॉट कर दिए। तो इसमें बी नॉट बाई म्यू नॉट, और बी नॉट का वैल्यू जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का, उसका फॉर्मूला हमको पता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई लिख दिए, बाई म्यू नॉट डिवाइड किए, सिर्फ एन आई रह गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 गुना 2 यानी कि 2000 आपका आ गया एम्पियर मीटर टू द पावर -1। यूनिट जो इंटेंसिटी वाला जो भी होता है वो एम्पियर मीटर टू द पावर -1 होता है, ठीक है। तो एच का वैल्यू यहां से निकल गया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स आपका कितना दिया हुआ है 1000। अच्छा, ये आपका एम का वैल्यू निकालने का है, मैग्नेटाइजेशन एम का वैल्यू। अच्छा, ये एम का जो वैल्यू निकालना है तो एम का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। एम का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे मैग्नेटिक फील्ड बाय मटेरियल बाय म्यू नॉट का वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, बीएम और ऐसे तो निकालने का मतलब ही नहीं बनता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला दे नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस बीएम। तो बी नॉट का बी का जो वैल्यू है म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। अब बी नॉट बाई म्यू नॉट और बीएम बाई म्यू नॉट, बी नॉट बाई म्यू नॉट यही ना एच था, हम लोग यहाँ लिखे थे, तो एच का वैल्यू लिख दिए। अब बीएम बाई जो म्यू नॉट जो आपका हो गया वो किसका हो गया, मैग्नेटाइजेशन एम का वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन एम का ही वैल्यू हुआ ये। अच्छा, अब ये जो आपका है देखिए बी बाई म्यू नॉट का जो वैल्यू हो गया आपका, बी का जो वैल्यू होगा वो हम लोग पढ़े हैं म्यू इंटू एच। म्यू क्या होता था, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता था ना, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता था म्यू एच। एच किसका है, सोलेनॉइड वाला मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला, तो म्यू एच आपका हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। और बाई म्यू नॉट, और एच प्लस एम जैसे था उसको उतार दिए हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, म्यू का जो वैल्यू है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच बाई म्यू नॉट कर दिए, तो ये एच प्लस एम फिर से हो गया। म्यू नॉट कट गया तो म्यू आर इंटू एच, एच प्लस एम, और एम का वैल्यू म्यू आर -1 इंटू एच, यानी एम का वैल्यू सिर्फ एच का वैल्यू पता रहेगा और म्यू आर का वैल्यू पता रहेगा, निकल जाएगा। म्यू आर का वैल्यू 400 पता है और एच का वैल्यू 2000 डाले तो इतना वैल्यू आपका आ गया एम का वैल्यू, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू, एम का वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ये होने के बाद अब आ गया तीसरा चीज निकालने के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बड़ा वाला का। ये बी का वैल्यू क्या होता है,
बी का वैल्यू लोग क्या देखे हैं, म्यू एच लिखे थे, वही म्यू एच लिखे हैं, म्यू का वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, एच का वैल्यू पता ही है, म्यू का पता ही है, म्यू आर का पता ही है, सब डाले, बी का वैल्यू 1 टेस्ला। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटाइजेशन करंट आपको निकालने का है। तो मैग्नेटाइजेशन करंट जो आपका है, इसका मतलब क्या होता है, पहले देखिए ये लिखे हैं, उसके बाद यहां से इसको लिखे थे, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैग्नेटाइजेशन करंट क्या है कि जो एक्स्ट्रा करंट हम देंगे वो मटेरियल को हटाने के बाद, तो वो वाला करंट का बात कर रहा है। तो सोलेनॉइड में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट एन आई होता है, तो अब हमको म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम देना पड़ेगा वही वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम दे दिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना था टोटल मिला के मटेरियल के साथ, 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला लाने के लिए तो इससे आई एम का वैल्यू कैलकुलेट किया 794 एम्पियर आ गया। ठीक है। तो इतना करंट हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पहले 2 एम्पियर दे रहे थे, अब 794 एम्पियर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन टोटल कितना करंट हमको देना पड़ेगा, 796। 794 उसके लिए जो मटेरियल हटाया उसके जगह पे, और आई बराबर 2 एम्पियर वो पहले से जो है। ठीक है। इतना देंगे तो हम लोग ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएंगे। इसीलिए ये कहने का मतलब यहाँ पे है ना कि इतना पावरफुल करंट आपको देना है, ये तो बहुत मुश्किल है देना इतना कम करंट। इसीलिए मटेरियल को लगाते हैं, मतलब उतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमको कितना ज्यादा करंट का वैल्यू देना पड़ रहा है। इतना संभव नहीं ना है। और सेम मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो जा रहा है, हम उस मटेरियल को लगा दिए तो सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। समझ बात आ रहा है। इसीलिए हम लोग सोलेनॉइड के अंदर में ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए उसके अंदर में मटेरियल इंसर्ट करते हैं। ठीक है। चलिए इसको उतारिए यहां तक। देखिए हम लोग डाई मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि हम लोग ये सब जो चीज पढ़े हैं उससे कुछ कुछ टर्म्स रिलेटेड है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म को थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन अभी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उससे बहुत सारा नया नया पॉइंट आएगा। ठीक है। हो सकता है कुछ पॉइंट पहले वाला भी हो, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। डिटेल एनालिसिस ऑफ डाईमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक। We know that diamagnetic material makes magnetic field opposite to the applied field। ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। This property is very, नहीं हम लिखते हैं इसमें, so when diamagnetic material is kept in a
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पर, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, ठीक है। यदि उस जगह पे डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो क्या होता है, देन ड्यू टू द above property, the diamagnetic material get shifted from high magnetic field region to low magnetic field region। हाई मैग्नेटिक फील्ड से कहां चल जाएगा, ये लो मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पे ये चल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है, ये खास प्रॉपर्टी होता है इसमें। यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पे इसको रखिएगा तो इसका जो ये क्या होगा, मूव कर जाएगा हाई से लो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, ठीक है। What happens that it repels the magnetic field inside the material and because of this repulsion, इसमें लिखते हैं and this repulsion exerts repulsive फोर्स ऑन दिस मटेरियल। यही रिपल्सिव फोर्स आपको क्रिएट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपल्स कर रहा है, मतलब उसको आने नहीं दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अंदर में वो कम होता है। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द material is less in quantity, ठीक है। इसका एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा खाली। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जा रहा है, उसको अंदर से जाने ही नहीं दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, ठीक है। इस तरह से तो ये जो नहीं जाने दे रहा है ना, यही क्या कर रहा है, एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड है। हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जा ही नहीं पा रहा है, तो ये तो चाहेगा कि जहां पे ये कंफर्टेबल है वहीं जाए। ये मटेरियल मानिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये जा नहीं पा रहा है, तो ये तो वहां पे जाना चाहेगा जहां पे ये मटेरियल कंफर्टेबल रहे, तो वो ऐसा रीजन में चल जाता है जहां पे लो मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाला हाई मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन था जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए लो मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पे ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड स्मूथ नहीं हो, एक जैसा नहीं हो हर जगह, तब वो हाई से लो की तरफ ये बढ़ जाएगा, ठीक है।
ये तो आपका हो गया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा हो गया। चलिए इसमें अब मैकेनिज्म इसका क्या होता है, इसमें लिखते हैं मैकेनिज्म फॉर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ये मैकेनिज्म क्या होता है इस बारे में लिखते हैं। द electrons as we know produce angular or vital motion, and this motion also constitute current, so there is a magnetic moment associated with this current। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो इस करंट से बनेगा ही बनेगा। समझ बात आ रहा है? बट in the diamagnetic material there is no initial magnetic moment। इसमें इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी नहीं होता है। नो नेट इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए एटम का तो मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट कलेक्टिव जो है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल में गायब रहता है, यानी कि वो अपने आप में कैंसिल करके वो पूरा जीरो कर देता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। When external magnetic field is applied, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह में हम इसको रखेंगे। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या है, जीरो है इनिशियल में। अब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे रख दें, हमारे सोलेनॉइड के अंदर में इसको डाल दें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, देन the magnetic moment in direction of applied field decreases, whereas the magnetic moment opposite to direction of applied field increases। तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो स्टार्टिंग में जीरो था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे लाते हैं उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे, तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट के तरफ जो अलाइन होने वाला जो था वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, वो बहुत ही कम होता चलता है, और जो उसके डायरेक्शन, उसके जो अपोजिट, उसके जो डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होता चलेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है वो बढ़ता चलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है अपोजिट साइड में बन जाता है। ठीक है,
So net magnetic moment opposite to direction of applied field is induced in material। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको यहां तक उतारिए। इसमें लिखते हैं सम diamagnetic material is bismuth, copper, lead, सिलिका, नाइट्रोजन एट STP। ऐसा उसका लिस्ट भी हम लिखा दिए थे, वो लिस्ट भी देख सकते हैं। सिलिका, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए ये कुछ आपका एग्जांपल बता दिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ नेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट फील्ड इंक्रीजेस अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो ये जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी जो आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब दे रहे हैं उसके अपोजिट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इसको हम लोग क्यों बन रहा है इसको हम लोग समझेंगे लेंज लॉ से। ठीक है, इसको ब्रैकेट में यहां पे लिख लीजिएगा, विल बी एक्सप्लेन्ड इन लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ में पता चल जाएगा क्यों हमको अपोजिट साइड में बन रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि इसका कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी is found in, diamagnetic property is found in all types of material। क्योंकि ये लेंज लॉ से आ रहा है और लेंज लॉ सब पे वैलिड है, तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज लेंज लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट some material properties like paramagnetic and ferromagnetic have larger effect, so we do not able to see its diamagnetic properties। ठीक है, तो इसीलिए उसका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं देख पाते हैं पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, चलिए और लिखते हैं हम लोग इसमें भी, when there is a सुपरकंडक्टर के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुपरकंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल इसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है,
तो वो सुपर कंडक्टर स्टेज में पहुंच जाता है। व्हेन देयर इज ए सुपर कंडक्टर देन there is no very less magnetic field induced in that material. So we can say that superconductor, यहां पे सुपरकंडक्टर लिख दीजिएगा, which is at very low temperature. Then there is very less magnetic field induced in that material, and so we can say that superconductor is a super diamagnetic material also. ठीक है, ये सुपर डायमैग्नेटिक मटेरियल भी बन गया ये। ठीक है, so value of mu r, value of x is equal to -1 in superconductor. x का वैल्यू क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, सो mu r जो आपका हो गया उसका वैल्यू क्या होता है? 1 plus x, यानी कि 1 minus 1 is equal to 0, means relative permeability is 0। ठीक है, यहां देखिए वेरी लेस लिख दिया है ना, इसको लिखिए no magnetic field is induced in that material due to external मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब अंदर में कोई भी आपको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहां लिखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 हो जाता है। सो सुपर कंडक्टर is best for repulsion, and the railway tracks, rails of, इसको क्या कहते हैं? हाई स्पीड ट्रेन, rails of high speed train use this mechanism। तो ये मैकेनिज्म का क्या करता है कि रेलवे में भी यूज होता है हाई स्पीड ट्रेन के लिए। क्या है कि ये परफेक्ट क्या कर रहा है, आपका रिपल्सन दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे पैरामैग्नेटिक।